नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या बाबा सिद्दीकी की मर्डर मिस्ट्री में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है? क्या लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ही बाबा सिद्दीकी को मरवा दिया? क्या सलमान खान से दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया? लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बाबा सिद्दीकी और सलमान की मदद करने वालों का जिक्र किया। हालांकि नवभारत इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। सवाल यह भी है कि बाबा सिद्दीकी की मौत का क्या पॉलिटिकल किलिंग है? यह मौत क्या पॉलिटिकल किलिंग है या निजी रंजिश? कल एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरे की शिनाख्त हो चुकी है। जैसे जैसे इस मर्डर मिस्ट्री की जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बीच इस मर्डर के बाद विपक्ष के निशाने पर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार है और होना भी चाहिए। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर शिंदे सरकार पर हमला किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का अहम मास्टरमाइंड कौन है? आज इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके साथ। सियासत और बॉलीवुड के ग्लैमर की एक बड़ी शख्सियत के मर्डर से मुंबई समेत पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। बॉलीवुड से लेकर सियासत की दुनिया में अपना दबदबा बनाने वाले बाबा सिद्दीकी के मर्डर से सनसनी मच गई। जब कल पूरा देश दशहरा मना रहा था, उस वक्त मुंबई में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। सवाल उठ रहे हैं कि दशहरे के दिन हाई सिक्योरिटी के बीच आखिर कैसे बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी पर हमलावरों ने घात लगाकर उस वक्त हमला किया जब वे बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर पर थे। हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग की। एक गोली बाबा के सीने में लगी और 2 गोलियां उनके पेट में लगी हैं। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें एक हरियाणा का है तो दूसरा उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, जबकि तीसरा शूटर फरार है। पकड़े गए संदिग्ध शूटर का नाम गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप है। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने कराई और क्यों? क्या इस हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड का हाथ है? क्या हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है, जैसा कि इसके लिंक भी इस मर्डर से जुड़ रहे हैं? क्या यह मर्डर निजी रंजिश में किया गया है या फिर बाबा सिद्दीकी का मर्डर क्या पॉलिटिकल किलिंग है? इस हत्याकांड के बाद एक्शन में सरकार है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर फंसालकर जी ने मुझे कहा है, और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि हत्याकांड से पहले शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी के घर और आसपास की पूरी रेकी की थी। करीब 2 महीने से हमलावर हत्या की साजिश कर रहे थे। माना जा रहा है कि फरार संदिग्ध ही तीनों शूटर्स का असली सूत्रधार है। सूत्रों के मुताबिक हत्या के लिए शूटर्स को पहले से ही पेमेंट कर दी गई थी। इस बीच बाबा सिद्दीकी की मौत पर विपक्ष हमलावर है और शिंदे राज में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। आज महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। कभी लाइव टीवी पर किसी की हत्या हो रही है, कभी पुलिस थाने में गोलीबारी हो रही है। ये Y+ कैटेगरी इनकी सिक्योरिटी थी, इनके साथ NSG होते थे, और उसके बाद दिन दहाड़े दशहरे के दिन, जिस दिन इतना पुलिस का बंदोबस्त था, हत्यारे आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है आपको महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। अब तक मैं ये कहता रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं भाई कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस्तीफा नहीं,
राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई और इसके पीछे का मकसद क्या था, यह अभी तक पहेली बना हुआ है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और इसी कड़ी में तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस हत्याकांड पर सियासत होना तय है। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर बाबा सिद्दीकी के सारे कातिल कब गिरफ्तार होंगे और हत्याकांड पर पूरा राज कब खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और देखिए इसी दौरान एक बड़ी खबर, वो बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर ये बड़ी खबर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जिम्मेदारी ली। और ये लिखा है उसमें, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो सलमान की मदद करेगा उसका यही हाल होगा। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, हमने कभी पहला वार नहीं किया। ये एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जिम्मेदारी ली गई है। शुभू लोंकर महाराष्ट्र नाम से एक कोई प्रोफाइल थी, वहां से ये पोस्ट किया गया और उसमें देखिए हैशटैग लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, हैशटैग अनमोल बिश्नोई, हैशटैग अंकित भाटू शेरेवाला, ये इसमें लिखा गया है। तो देखिए अब दावे भी किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी आया है, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ में हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं और उस पर बात करना बहुत जरूरी है इस मुद्दे पर। हमारे साथ में ब्रजेश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी अजीत गुट के जुड़े हुए हैं। कृष्णा हेगड़े जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ में हैं। सीमा मलिक जी, प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट की तरफ से हमारे साथ में हैं। किशोर तिवारी जी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से हैं। और बलजीत परमार साहब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं और ऐसे मामलों को बहुत करीबी से देखते आ रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड में किस तरह से मुंबई में क्या कुछ रहा, कवर की हैं बड़ी बड़ी स्टोरीज। सुधाकर पुजारी जी, पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर मुंबई के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पॉलिटिकल रिएक्शंस बाद में लूंगा, लेकिन जो आज हमारे साथ में बलजीत परमार जी हैं, हमारे साथ में सुधाकर पुजारी जी भी हैं, इनसे बात करना बहुत जरूरी है। सुधाकर पुजारी सर, ये पूरा आपने देखा किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या तरीका अपनाया गया, कैसे रेकी की गई। देखिए फेलियर तो है इंटेलिजेंस का, ये तो हम मानते हैं, लेकिन आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? एक बार देखिएगा, शायद आपने म्यूट किया है पुजारी जी, एक बार देखिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नहीं चलिए मैं दोबारा आपसे जुड़ूंगा। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ में बलजीत परमार जी। बलजीत जी, आप कैसे देखते हैं? आपने ऐसी कई स्टोरीज देखी हैं, आपने अंडरवर्ल्ड पर कई सारी स्टोरीज की हैं और सबके सामने लेकर भी आए, आप कैसे देखते हैं? बलजीत परमार जी, देखिए ये मामला इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है, बोलिए। हाँ हेलो। हाँ देखिए, इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है, क्योंकि काफी समय से बिश्नोई गैंग मुंबई में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था। मसला सलमान खान से दुश्मनी का नहीं है, मसला काले हिरन की मौत का नहीं है, मसला मुंबई में खाली पड़े क्राइम के फील्ड पर कब्जा करने का है। अभी मुंबई में कोई भी गैंग सक्रिय नहीं है, ना दाऊद गैंग, ना नायक गैंग, ना गवली गैंग, ना कोई और गैंग। सब शांति से आराम से व्हाइट सफेद पोश होके बैठ गए हैं, लेकिन मैदान खाली है। करोड़ों का बिजनेस मुंबई में, 2 नंबर के धंधे और बहुत बड़ा स्कोप है गैंगस्टर्स के लिए पैसा कमाने का। आजकल गैंगस्टर एक क्राइम का मुद्दा नहीं रह गया है। हाँ। ये एक इंडस्ट्री है। क्राइम हैज बिकम एन इंडस्ट्री, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है बंदों की। हाँ। और उससे करोड़ों कमाए जाते हैं फिरौती मांग के, और फिरौती मांगने के लिए हाँ। इस किस्म के बड़े
टारगेट चुने जाते हैं ताकि लोगों के दिलों में एक दहशत का माहौल पैदा हो। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा होल्ड है, बिल्कुल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। हाँ। लेकिन जितना पैसा उनको अकेले मुंबई से मिल सकता है उतना पैसा ये सब राज्यों को मिला के नहीं मिलता। अच्छा। और बंदे इनको मिल जाते हैं 10,000 20,000 पे कत्ल करने वाले, और उनको हथियार दे दिए जाते हैं। और पहली बार लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई में इतने खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए, 9mm की पिस्टल इस्तेमाल की है। 2 आरोपियों के पास 9mm का वेपन था जी। हालांकि सलमान खान के घर पे गोलियां चलाते समय देसी कट्टों का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि तभी इरादा किसी को मारने का नहीं था, धमकाने का था, एक माहौल क्रिएट करने का था। हाँ। वो माहौल आज इन्होंने बाबा सिद्दीकी को मार के कल पूरा किया। अच्छा, ये मतलब आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये अपने आप को फैलाना चाहते हैं। अभी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से आगे ये माया नगरी मुंबई में जाना चाहते हैं। लेकिन सुधाकर पुजारी जी, क्या आपको भी यही लगता है जो बलजीत परमार जी ने कहा, या फिर आपको कुछ और नजर आता है इसमें एंगल? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं। नहीं, ये जो बलजीत परमार जी ने कहा है वो सही बात है कि मुंबई में अभी फिलहाल एक खालीपन आ गया है गैंग्स के बीच में। पहले जो डी गैंग बोलो, अमरनायक बोलो, अरुण गौली बोलो, ये सब शांत हो गए या चुप हो गए। बट उसमें हम अपने आप को, समाज को, पुलिस को और स्टेट को, तीनों को इसमें जिम्मेदार पकड़ना चाहिए। पहली बात तो जो विक्टिम था उसे ये पता था कि उसके ऊपर हमला होना है। बाबा सिद्दीकी साहब को Y+ कैटेगरी दिया हुआ था। ये कहीं ना कहीं वहां सिक्योरिटी लैप्सेस उनके तरफ से भी हुआ है और स्टेट के तरफ से भी हुआ है। आज अगर उनके पास अगर लाइसेंस वेपन दिया गया था, उनको वाई सिक्योरिटी दिया गया था, उनको अगर उस दिन अगर सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनकर वो निकले होते तो आज उनके चेस्ट पे जो गोली लगी या हार्ट पे जो गोली लगी उससे कहीं ना कहीं वो बच सकते थे। दूसरी बात, हमारे सिस्टम में हमको लाइसेंस गन दिया जाता है, लाइसेंस पिस्टल दिया जाता है, पर बुलेट प्रूफ जैकेट की कोई प्रावधान नहीं है। स्टेट ने ये प्रावधान हर लाइसेंस होल्डर्स को कंपलसरी दिलाना चाहिए, देना चाहिए, और उसका प्रोविजन क्लियर करना चाहिए कि कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है। जब तुमने किसी को अपनी जान बचाने के लिए पिस्टल या लाइसेंस का प्रावधान किया है तो आप उसको ये बुलेट प्रूफ जैकेट की थ्योरी क्यों नहीं समझाते, उसका कोई क्लॉज क्यों नहीं समझाते? अच्छा। क्योंकि ज्यादातर किसी को मालूम नहीं है। हाँ। और उसके लिए भी अलग से परमिशन लेनी होती है, और परमिशन का क्या प्रोसीजर है वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है। तो कहां कहां खामियां रही, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल, देखिए विपक्ष सवाल उठा रहा है और ये सवाल पूछना चाहिए, और ये सवाल मैं पूछूंगा कृष्णा हेगड़े जी से। कृष्णा हेगड़े जी, वाई कैटेगरी की सुरक्षा जिसको मिली हो उसको ऐसे गोलियों से भून दिया जाता है दशहरे वाले दिन, जिस दिन बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। सवाल उठने चाहिए, सवाल उठ भी रहे हैं, क्या जवाब देंगे? नहीं हिमांशु जी, देखिए बाबा सिद्दीकी के पास गए 25 साल से सिक्योरिटी है Y+ की, वो अभी का सिक्योरिटी नहीं है। हर सरकार ने उनको सिक्योरिटी दिया है, हमारे सरकार ने भी उनको सिक्योरिटी दिया है। बाबा सिद्दीकी को ये पहली धमकी नहीं है। 10 साल पहले भी उनको अंडरवर्ल्ड से धमकी आई थी, उसके बाद भी उनको आई थी, अभी भी हाल फिलहाल उनको आई थी। और ये जो धमकी है या ये जो हत्या आप बोल रहे हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल लिंक तो नहीं है। ये अगर लिंक है तो मुझे लगता है ये ज्यादा उनके कामकाज पे होगा, कोई रियल एस्टेट पे होगा, कोई SRA का कामकाज पे होगा जो सामान्य मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है। लेकिन अभी जो ये नया पोस्ट आया है लॉरेंस बिश्नोई के वहां से, ये पोस्ट कितना सच है और उसका कितना क्या खुलासा की जाए वो कहना बहुत जल्दी है। लेकिन जो मुंबई पुलिस है उन्होंने एक टीम बनाई है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और जो नहीं, मेरा आपसे सवाल हेगड़े साहब ये है कि अब एक टीम बनाई, अब इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है, लेकिन पहले रेकी की गई, एक कमरे में रुके, कितने वक्त से रुके हुए थे, पूरी प्लानिंग चल रही थी, तो यहां पर तो पूरी तरह से आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, मानिए इस बात को। देखिए कहाँ ना कहाँ तो पुलिस की चूक हुई है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी जैसे बलजीत जी ने कहा, उनको भी पता है
कि मुझे भी कई साल पहले अंडरवर्ल्ड की थ्रेट आई थी और मैंने खुद पुलिस को कहा था कि मुझे प्रोटेक्शन दे, लेकिन उसके बावजूद के दर बार मैंने पुलिस को चिट्ठी लिखने के बाद भी मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। और इनफैक्ट मेरा जो लोकसभा इलेक्शन में मेरा प्रोटेक्शन रिड्यूस किया गया था, अच्छा, पर बोलने के बाद भी पुलिस फिर से नहीं दे रही है। तो इसमें तो पुलिस की बिल्कुल दोष है। अगर ठीक है, किशोर तिवारी जी, जान का धोखा है तो मुझे लगता है पुलिस का फॉल्ट है, पुलिस प्रोटेक्शन पुलिस का फॉल्ट है, सरकार को इतना मत कोसिए। हिमांशु जी, मामला सरकार का नहीं है, सरकार नहीं रहने का है। क्या है, महाराष्ट्र में 10 सालों में कोई सक्रिय गैंग नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में बीजेपी ने एक गैंग क्रिएट कर दी। अच्छा। जो लैंड माफिया है, जो एसआरए के जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, जो बॉलीवुड को खतरा बन चुके हैं, बॉलीवुड को शिफ्ट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो ना, कि आपके वाई सिक्योरिटी के आदमी और वो जिसको धमकियां मिल रही है उसके बावजूद भी मर जाता है, और वो 3 बार का विधायक है, एक्स मिनिस्टर रहा हुआ है, और सरकार जिसकी है उस सरकार का नेता है, वो अगर मर जाता है तो शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर आईजी जो है, डीआईजी जो है, उनको देवेंद्र फडणवीस ने लाया। पुलिस कमिश्नर जो है उसको एकनाथ शिंदे ने लाया है। हमारी पार्टी ने बहुत सख्त स्टैंड लिया है। ये गुजरात कनेक्शन है पूरे इसमें। और लॉरेंस बिश्नोई साबरमती के जेल में बैठकर ये सब कर रहा है। और ये पूरे जो सोशल मीडिया वगैरह के नैरेटिव है, ये पुलिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाने के लिए, तो मतलब ये सरकार की तरफ से सारे गैंग बनाए गए हैं और इनको मुंबई में जगह दी जा रही है, आप ये कह रहे हैं? ये आरोप है आपके? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ गुजरात गैंग और देवेंद्र फडणवीस की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इनको तो सैक करो, इनको सैक करो, रश्मि शुक्ला, देवेंद्र फडणवीस और सीपी को। तिवारी जी से नहीं, मैं आपत्ति, जब पहले सीमा मलिक जी से भी रिएक्शन ले लो। सीमा मलिक और ब्रजेश श्रीवास्तव जी भी है। सीमा मलिक जी, क्या आपका भी यही मानना है? नहीं, मेरा भी यही मानना है। देखिए, ये कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है मुंबई में। सर्वप्रथम तो मैं अपनी संवेदनाएं देना चाहूंगी परिवार को, उनके बहुत ही दुखद घटना है और हम सब शॉक में थे। इनफैक्ट अभी तो हम लोग को कुछ लग रहा है कि क्या हुआ है ये मुंबई में, ये कैसी मुंबई हो गई है हमारी। और ये कोई एक सिंगल घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। देखिए, थ्रेट दिया गया उनको, उन्होंने बताया, तो उनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं अपग्रेड करी गई या कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब आप चाहे 6 टीम बना दीजिए या 60 टीम बना दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुंबई में हमने 6 टीम करा दी है, अब नाउ इन्वेस्टिगेशन होंगे। एंड जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी ट्रांसपेरेंट एंड फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को भी स्केपगोट बना के आप सजा दे दो और उसके बाद कुछ पता ना चले। तो देखिए, ये तो एक डिटोरिएट हो रही है जो मुंबई की जो ये कानून व्यवस्था है, ये बहुत चिंता का विषय है। इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। एंड जैसा कि हमारे फेलो पैनलिस्ट ने कहा है, हमें तो गृह मंत्री का तो डेफिनेटली मतलब इस्तीफा लेना चाहिए, उनको हटाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की गृह मंत्री का इस्तीफा एनसीपी की तरफ से भी मांगा जा रहा है। ब्रजेश श्रीवास्तव जी, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में और किसको दोषी देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा सिद्दीकी साहब को आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। बिल्कुल, हम लोग बहुत इस बात से दुखी है। हमारे पार्टी के वो एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही मधुरभाषी नेता थे, जिनके साथ ये कल घटना घटी है। हम लोगों को भी अभी ये समझने में समय लग रहा है कि आखिर ये घटना क्यों घटी। निश्चित रूप से इसमें पुलिस की चूक है, क्योंकि जिस प्रकार से वो अपराधी आते हैं, नौजवान 2 महीने तक मुंबई में रहते हैं, उनकी रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद वो उनकी हत्या कर देते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल इस पे प्रश्न उठना चाहिए, और हम लोग भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी थे वो क्या कर रहे थे। दिल्ली मुंबई की जो पुलिस है, इंटेलिजेंस, उसका क्या रोल था, क्यों नहीं उनको इस बात की जानकारी मिली। और अगर उनको इसकी जानकारी मिली होती तो आज हो सकता है वो हम लोगों के बीच में होते। पर इससे बड़ी एक और बात है कि जिस प्रकार से संगठित अपराध करने वाले लोग
नौजवान बच्चों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से 19, 20 और 21 साल के बच्चों का उपयोग किया गया है और उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर घटना नहीं तो ये तो है। इसके ऊपर हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं, ये प्रश्न उठना चाहिए। नहीं तो ये तो बलजीत परमार जी ने पहले ही बताया, ये बलजीत परमार जी, सुधाकर जी ने पहले ही बताया कि 10-10, 20-20 हजार में मिल जाते हैं ऐसे लोग। अनएम्प्लॉयड तो ये गंभीर मामला है ना, ये इसको रोकेगा कौन? इसको जांच एजेंसियां रोकेंगी। हमारे राष्ट्रीय स्तर की जो जांच एजेंसियां हैं उनको इसमें भूमिका निभाना चाहिए। मैं देख रहा था कि एनआईए के पास इस प्रकार की जानकारी है कि उनके पास 700 से ज्यादा शूटर हैं। अब एक आदमी साबरमती के जेल में बैठकर अगर ये हत्या का अंजाम दे रहा है तो इसके ऊपर सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए। और हम लोग भी जांच एजेंसियों से मांग करते हैं कि ऐसे अपराध को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करें, क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर क्राइम है। जिस ढंग से आज एक्स के ऊपर उनका ट्वीट आया है जिसपे उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली है, आप देखिए तो सही कि किस बेबाकी के साथ हमारे नेता गुजरात गैंग का जिक्र किया किशोर तिवारी जी ने, और सब सवाल उठा रहे हैं, गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, इनके गृह मंत्री खुद पहले बेल पे थे। मैं अभी इस 100 करोड़ के वसूली में बेल में थे। से सहमत नहीं हूं, लेकिन ये बात जरूर है कि साधुओं की हत्या पालघर में हुई, वहां पर इनका हाथ है। दूसरी बात है कि उद्योगपतियों के घर के नीचे ये बॉम्ब रखते थे, और ये भी हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मतलब एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, या तो यहाँ किसी की जान चली गई और आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। लोग जो है वो सुरक्षा में रह रहे हैं, पूरी सुरक्षा में रह रहे हैं। मुंबई में 1,40,00,000 रुपया पूरी सुरक्षित है, लोग पूरे सुरक्षित है। नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार भी ये बात बोल रहे हैं कि मुंबई में एक बार फिर से पैर फैलाने की कोशिश की जा रही है, पैर पसारने की कोशिश की जा रही है अंडरवर्ल्ड की, क्राइम की दुनिया की, और आपको पता ही नहीं चलता। नहीं, बिल्कुल अंडरवर्ल्ड पैर पसारने की कोशिश कर रही है। बहुत जरूरी है जी परमार साहब। ऐसा तर्क है कि हर आदमी सुरक्षित है। और देखिए, यहाँ पे मैं बीजेपी को थोड़ा सा जिम्मेदार इसलिए समझूंगा कि पिछले 1.25 साल से लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है कि उसको साबरमती जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। मतलब वो किसी का कत्ल करे, कत्ल करवाए, उसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं हो सकती। ये प्रतिबंध क्यों? सलमान खान केस में महाराष्ट्र पुलिस उसका रिमांड लेना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। क्यों? ताकि उसको जेल में बैठ के ऐसे क्राइम करने की खुली छुट्टी दी जाए। क्या बीजेपी की मंशा यही है? क्यों उसको बंद करके रखा है? पंजाब पुलिस को उसकी जरूरत है, दिल्ली को जरूरत है। देखिए, वक्त कम है, ब्रेक लेना होगा, लेकिन एक बात समझनी होगी कृष्णा हेगड़े जी, आपको जो परमार साहब ने यहां पर बताया और जो यहां पर सुधाकर पुजारी जी ने बताया, बहुत गंभीर समस्या है आने वाले वक्त के लिए, और अभी अगर एक्शन नहीं लिया तो देर भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।